तो कहानी शुरू होती है कुरोजो चो नाम के एक छोटे से कोस्टल शहर से। ये शहर ऊपर से बिल्कुल शांत लगता है, मगर गौर से देखने पर इसकी हर चीज में घुमाव यानी स्पाइरल्स दिखाई देते हैं, जैसे कि स्पाइरल्स पूरे शहर में छाए हुए हों बादलों के साथ साथ। सिंस ये शहर समुद्र के पास है, यहाँ हवा तेज चलती रहती है, लेकिन इस शहर में एक अजीब सी घुटन महसूस होती है, जैसे हवा के साथ कोई अनजान डर भी घूम रहा हो। यही हम मिलते हैं कीवी गोशिमा से, जो कि एक नॉर्मल स्कूल गोइंग लड़की है। उसकी जिंदगी सिंपल है, पर उसकी आंखों में एक हल्की सी बेचैनी पहले से ही दिखाई देती है। उसकी आंखों की बेचैनी इस बात का इशारा करती है कि कुछ गलत शुरू होने वाला है। सिंबॉलिकली ये शहर एक ऐसी जगह है जो बाहर से शांत है पर अंदर से टूट चुका है। पहला इंपॉर्टेंट सीन तब आता है जब कीरी अपने बॉयफ्रेंड शुइची को मिलने ट्रेन स्टेशन जाती है, सिंस उसका स्कूल किसी दूसरे टाउन में है। कीरी जू शुइची के साथ पल गुजारती है, उसे शुइची का बिहेवियर थोड़ा अलग लगता है। शुइची शहर को लेके कीरी से अजीबोगरीब बातें करता है और उसे घुमाव यानी स्पाइरल्स के बारे में भी बताता है। वो कहता है कि कुरोजो चो में कुछ ठीक नहीं है। अगर सिंबॉलिकली देखा जाए तो शुइची वो इंसान है जो सिस्टम या जगह के अंदर छुपे हुए जहर को पहचान लेता है। शुइची फिर अपने पिता के बारे में बात करने लगता है। यहीं से कहानी के असली हॉरर शुरू होता है। शुइची बताता है कि उसके पिता का बिहेवियर बिल्कुल बदल गया है। वो पहले एक नॉर्मल आदमी थे, पर अब उनका ऑब्सेशन सिर्फ एक चीज से है, और वो है स्पाइरल यानी घुमाव। वो हर जगह स्पाइरल देखने लगे हैं, बादलों में, मछली के शेल में, हवा के फ्लो में, हर चीज में। वो घंटों तक किसी स्पाइरल को घूरते रहते हैं। ये सिर्फ एक अजीब आदत नहीं बल्कि एक डेंजरस लगाव बन चुकी है। एक सीन में हम देखते हैं कि शुइची के पिता अपने कमरे में बंद है। कमरा डार्क है, दीवारों पर स्पाइरल डिजाइन बने हुए हैं। वो आदमी एक स्पाइरल को देखते हुए ट्रेंस में चला जाता है, जैसे कि हिप्नोटाइज हो गया हो, स्पाइरल के वश में आ गया हो। यहाँ स्पाइरल एक एडिक्शन का सिंबल बन जाता है जो इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। शुइची के पिता स्पाइरल चीजों को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, मिट्टी के बर्तन, सी शेल्स और हर वो चीज जिसमें घुमाव हो। उनकी जिंदगी का सेंटर सिर्फ स्पाइरल बन जाता है, पर जैसे जैसे उनका ऑब्सेशन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनकी बॉडी और माइंड कमजोर होती जाती है। वो कीरी के पिता को भी मिलते हैं, जो कि पॉटरी का काम करते हैं, यानी मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं। कीरी जब नोट करती है कि शुइची के पिता उसके पिता के साथ स्पाइरल्स की बातें कर रहे हैं और वो भी आंखें फाड़ फाड़ कर, तो वो थोड़ा घबरा जाती है। वो इसे इग्नोर करते हुए स्कूल चली जाती है, जहाँ वो अपनी सहेली के माथे पे एक चांद की शेप का निशान पाती है। उसकी सहेली बताती है कि वो बचपन में एक लड़की को इम्प्रेस करने के चक्रों में स्पोर्ट्स खेलते खेलते गिरी थी, जिसकी वजह से उसे उसके माथे पर ऐसी चोट आई जिसका निशान आज तक नहीं गया। वो इस पर फख्र महसूस करते हुए बताती है कि उसका स्कार एक अट्रैक्टिव फीचर बन चुका है, जो कि हर लड़की को उसकी ओर आकर्षित करता है। स्कूल के बाद कीवी अपनी सहेली को ट्रेन स्टेशन ड्रॉप करने जाती है, जो कि बाजू के इलाके में रहती है। स्टेशन पर वो अपनी सहेली को शुइची से भी मिलवाती है, जो कि स्कूल के बाद घर वापस जा रहा होता है। शुइची तुरंत उसके माथे पर स्कार सेंस करता है, इवन दो स्कार बालों के नीचे छुपा होता है। वो इसकी वजह से डर जाता है और कीरी को लेकर वहां से भाग जाता है, जिसकी वजह से कीरी की सहेली की ईगो हर्ट हो जाती है, क्योंकि आज से पहले कोई लड़का उसे ऐसे इग्नोर नहीं करता था। कीरी अपने घर लौटती है, जहाँ उसके पिता उसे एक पॉट बांध कर देते हैं, जो कि उसे शुइची के पिता को डिलीवर करना होता है। जब वो डिलीवर करने जाते हैं पॉट को, तो शुइची के पिता उसे बोलते हैं कि उन्हें अब इसकी जरूरत नहीं, सिंस वो खुद ही अपने जिस्म के हिस्सों से स्पाइरल बना सकते हैं। वो इस बात को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अपनी जुबान पूरी तौर पर बाहर निकालते हैं और उसका स्पाइरल बनाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जुबान तकरीबन उनकी हलक से बाहर आ जाती है। कीरी ये देखकर जोर जोर से चिल्लाती है और वहां से भाग जाती है, ये इग्नोर करते हुए कि उसके पास से ही एक आदमी कुछ बहुत बड़ी चीज बांधे ले जा रहा होता है। वो आदमी बांधी हुई चीज शुइची के पिता को डिलीवर करता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ कीरी की सहेली शुइची को कन्फ्रंट करती है फॉर हाउ ही इग्नोर्ड हर। वो बताती है कि आज से पहले किसी ने उसे इस तरह से ऑफेंड नहीं किया जितना शुइची ने किया है। शुइची ये सब इग्नोर करते हुए उसके माथे के अंदर छुपा स्पाइरल यानी कि उजुमाकी सेंस कर लेता है और डर से लटपट हो जाता है। वो उसे उसकी उजुमाकी के बारे में अवेयर करता है और उसे टाउन से भाग जाने का कहता है, मगर सहेली को ये बात समझ नहीं आती। फिर आता है एक शॉकिंग सीन। शुइची और उसकी माता घर वापस लौटते हैं और शुइची के पिता को गायब पाते हैं। वो उसके स्टडी में जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा बैरल पाते हैं, जो कि एक ढकने से ढांपा हुआ होता है। जब वो लोग ढक्कन को हटाते हैं तो वो शुइची के पिता को उसके अंदर खौफनाक तरीके से स्पाइरल की शेप में मुड़ा हुआ पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, शुइची के पिता स्पाइरल से इस कदर ऑब्सेस्ड हो बैठे थे, या ये भी कह लो कि इस कदर पोजेस हो चुके थे, कि उन्होंने अपने जिस्म को जबरदस्ती मोड़कर स्पाइरल बना दिया, जिसमें उनकी हड्डियां टूट गई, मांस मसलने गया और उनकी मौत वाक़या हो गई। शुइची के पिता का जब फ्यूनरल करते हैं तो उसकी रूह धुआं भरकर हवा में एक बहुत बड़ा स्पाइरल बनाता है, जो कि शुइची की माँ को खौफ से पागल कर देता है। उसको थामना मुश्किल हो जाता है जैसे जैसे वो उजुमाकी कर्ज से भागने की कोशिश करती है, अनलाइक अदर रेजिडेंट्स जो कि स्पाइरल्स को एक्नॉलेज ना करते हुए उसे अपना लेते हैं। दूसरी तरफ कीरी अपनी सहेली से मिलती है, जिसके माथे का स्कार अब एक प्रोमिनेंट स्पाइरल में तब्दील हो चुका होता है। जब कीरी अपनी सहेली को इस बात का एहसास दिलाती है तो वो शर्म के मारे वहां से रोते रोते भाग जाती है। कीरी खुद भी स्पाइरल चीजों को नोटिस करने लगती है। उसके बाल का कर्ल, पानी का घूमना, हवा का फ्लो, सब कुछ उसे स्पाइरल जैसा लगता है। पहले वो इसे कोइंसिडेंस समझती है, पर धीरे धीरे उसका डर बदलने लगता है। दूसरी तरफ शुइची अपनी माँ को हॉस्पिटल भर्ती करवा देता है टू ट्रीट हर ट्रॉमास। कीरी की सहेली दिखाई देती है, जिसके पीछे उसका एक क्लास फेलो दीवाना होता है। वो उसे कहता है कि वो उसके साथ डेट पर जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो वो उसे शुइची को बुलाने का कहती है। अगले दिन हमें कीवी क्लास में दिखाई देती है, जहाँ उसका मोटा क्लास फेलो क्लास में एंटर करता है, जो कि बारिश में भीगा हुआ होता है। वो बहुत धीरे धीरे चलता है और बातें करता है, जिससे देखकर क्लास के दूसरे लड़के उसका मजाक बनाते हैं। जब वो उसे ब्रेक टाइम बुली करते हुए उसके कपड़े उतारते हैं तो उसकी कमर पर एक बहुत बड़ा उजुमाकी पाते हैं, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं, पर एक टाइम के बाद इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। क्लासेस के बाद कीरी शुइची की माँ को मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ
शुइची से बताता है कि उसकी माँ पूरी तौर पर पागल हो चुकी है। वो स्पाइरल से इतना भाग रही है कि उसने अपने सर के बाल काट दिए हैं, साथ ही साथ अपनी उंगलियों का मांस काट दिया है क्योंकि उसे फिंगरप्रिंट्स में उजुमाकी दिखाई दे रहा है। इससे ये जाहिर होता है कि उजुमाकी से भागो या उसे एक्सेप्ट करो, उसका अंत तबाही और मौत ही है। अब हॉस्पिटल से परेशान होकर कीरी घर को लौटती है। रास्ते में उसका टकराव उसकी सहेली से होता है जिसके माथे का स्पाइरल उसकी आंख तक फैल चुका होता है, जो कि उसकी आंख को खा जाता है यानी निगल जाता है। कीरी ये देखते ही वहाँ से भाग निकलती है। दूसरी तरफ उसकी सहेली का आशिक किसी तरह शुइची को उससे मिलने के लिए कन्विंस कर लेता है। इनकी मीटिंग के दौरान कीरी की सहेली हाजिर होती है जिसका पूरा मुंह उजुमाकी के अंदर जा चुका होता है। उसका उजुमाकी धीरे धीरे टोर्नेडो की तरह बढ़ता जा रहा होता है और टोर्नेडो की तरह ही उसका इम्पैक्ट भी हैवी होता जा रहा है, जिससे आसपास की चीजें उसके अंदर साकिन होना चालू हो जाती हैं। शुइची फौरन से दरख्त पर चढ़ जाता है जबकि सहेली अपने आशिक को निगलती है और आगे पीछे की चीजों को। आखिर में उसका शरीर उस उजुमाकी में ढलने जाता है जिससे उसका वजूद खत्म हो जाता है और उसके साथ साथ उसका उजुमाकी भी अंत हो जाता है। लास्ट सीन्स में हवा तेज चलती है, बादल स्पाइरल जैसे घूमने लगते हैं और शहर एक लिविंग ट्रैप जैसा लगने लगता है। एपिसोड बिना किसी प्रॉपर क्लोजर के खत्म होता है। अगर सिंबॉलिक मीनिंग और थीम्स को एक्सप्लोर किया जाए तो एपिसोड 1 ये दिखाता है कि स्पाइरल सिर्फ एक शेप ही नहीं बल्कि एक आइडिया है, एक एंडलेस साइकिल का आइडिया। ऑब्सेशन, फियर, ट्रेडिशन और सोसाइटी के पैटर्न सब स्पाइरल की तरह होते हैं। अगर एक बार शुरू हो जाए तो रुकते नहीं, सिर्फ अंदर की तरफ घूमते जाते हैं। जिस शहर में कीरी और शुइची रहते हैं वो एक ऐसी जगह बन चुका है जो कि आदतों और हिस्ट्री के घुमाव में फंस चुका है। ये एपिसोड हमें वार्न करता है कि हर डर लाउड नहीं होता, कुछ डर धीरे धीरे नॉर्मल बनकर आता है और जब हम उसे पहचान पाते हैं तब तक हम खुद उसका हिस्सा बन चुके होते हैं। तो उजुमाकी का एपिसोड 2 कीरी से स्टार्ट होता है जो कि क्लास में बेजार हुई बैठी होती है आफ्टर विटनेसिंग द इवेंट्स ऑफ द फर्स्ट एपिसोड। उजुमाकी का कर्ज अब धीरे धीरे एपिसोड 2 में एक्सपैंड होते हुए दिखाया जाता है और कर्ज की शुरुआत कीरी के मोटे क्लास फेलो से होती है जो कि अब और भी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा होता है और बात तो जैसे उससे हो ही नहीं रही होती। क्लास में सब बच्चे उसकी कमर को देखकर चौंक जाते हैं और उसे सवाल करने लग जाते हैं। तो वो धीरे धीरे बोलते हुए बताता है कि ये सिर्फ स्वेलिंग है जो अपने आप स्टार्ट हो गई, मगर उसकी कमर को भड़कता देखकर ये कंफर्म हो जाता है कि ये कोई नॉर्मल स्वेलिंग केस नहीं है। कीरी को उसकी कमर देखकर उजुमाकी का ख्याल आता है और उसे लगता है कि हो ना हो इस मोटे का मसला किसी तरह उजुमाकी या स्पाइरल कर्ज से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ हमें गाँव के दो आशिक काजुनोरी एंड यूरी को एक टूटी फूटी हुई बिल्डिंग में खौफजदा बैठे हुए दिखाई देते हैं। उनके सामने से दो सांप रेंगते हुए गुजरते हैं जो कि ऑल्सो उजुमाकी कर्ज का शिकार बन चुके होते हैं। वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर एक स्पाइरल या ये कह लो कि वो ट्विस्टर बन जाते हैं। यूरिको को लगता है कि ये लड़ रहे हैं उसके पेरेंट्स की तरह, मगर काजुनोरी उसे बताता है कि ये सांप सिर्फ संभोग कर रहे हैं। असलियत में दोनों को नहीं मालूम कि कुजुरीचो के तमाम जीव और जानवर उजुमाकी के श्रापित हो चुके हैं। सीन्स वापस कीरी की ओर लौटते हैं जो कि अपनी क्लास फेलो शीहो के साथ घर वापस जा रही होती है। रास्ते में वो शमशान घाट से होकर गुजरती है और वहाँ काफी ज्यादा तादाद में खोदी गई कब्रों को नोटिस करती हैं वो दोनों। कीरी को शीहो से मालूम पड़ता है कि गाँव में अजीबोगरीब हादसा के अनुसार मौतें वाक़या होना शुरू हो गई हैं और जब गाँव मरे हुए लोगों को जलाता है शुइची के पिता की तरह तो उसका धुआं आसमान में जाकर उजुमाकी का रूप धारण करके गाँव के लोगों को डराता है, इसलिए अब वो लोगों को दफन करना शुरू हो गए हैं। शीहो बताती है कि उसने सुना है कि और भी सिटीज में ऐसे ही हो रहा है और लोगों को ये लगता है कि ये सब किसी किस्म के क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। कीरी जवाब देती है कि जो भी हो उसे ये सोचकर कि उसके स्कूल से घर तक का रास्ता कब्रों से भरा पड़ा है बहुत डर लगता है। अचानक से उसका डर दुगना हो जाता है जब उसका क्लास फेलो यामागुची उसे सामने से डराता है। कीरी और शीहो दोनों सड़क पर गिर जाती हैं डर के मारे और यामागुची को बुरा भला कहने लगती है उन्हें इस तरह से डराने के लिए। यामागुची कहता है कि यार कोई बात नहीं, ये डराना बनाना तो सिर्फ उसका स्टाइल है। वो अपना असली मकसद बताता है कि वो कैसे कीरी को अपनी गर्लफ्रेंड बना के सबके सामने साबित करना चाहता है कि स्कूल की सबसे हसीन लड़की उसने पटा रखी है। वो ये तक जानता है कि कीरी शुइची के साथ रिलेशनशिप में है, मगर वो फिर भी कीरी को जबरदस्ती अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। कीरी उसे अपने काम से काम रखने को कहती है और वहाँ से शीहो को लेकर चली जाती है। यामागुची पीछे से आवाज लगाता है कि वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाला और उसे पटाने की ट्राई तब तक करता रहेगा जब तक कीरी उसे हाँ ना बोल दे। एक टाइम पर कीरी और शीहो अलग रास्ता चुनती है अपने अपने घर को जाने के लिए। जब कीरी अकेले घर जा रही होती है तो उसे गाँव के आशिक काजुनोरी एंड यूरी को सड़क पर अपने माँ बाप के हाथों जलील होते दिखाई पड़ते हैं। उनके माँ बाप उन्हें मार पीट कर जुदा कर देते हैं। यूरिको को उसके माता पिता घर वापस ले जाते हैं और काजुनोरी को पीट कर सड़क के बीचों बीच ही छोड़ जाते हैं। कीरी उसकी मदद करती है उठने में और कुछ पल उसके साथ बिताती है। काजुनोरी से बताता है कि वो और यूरिको एक दूसरे को तब से चाहते हैं जब से उसकी फैमिली नई नई गरीब होकर गरीबों के इलाके में रहने के लिए आई थी। यहाँ काजुनोरी और उसकी फैमिली पहले से ही रहते थे। काजुनोरी को लगता है कि यूरिको की फैमिली अपनी गुर्बत को एक्सेप्ट नहीं कर रही और उसकी फैमिली को नीचा दिखा रही है, जिससे दोनों फैमिलीज में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। वो कीरी को बताता है कि वो सब बहुत ही ट्विस्टेड और अजीब बर्ताव कर रहे हैं, मगर शुक्र है कि वो यूरिको इस चीज से अभी तक बचे हुए हैं। अब काजुनोरी उसे बताता है कि वो छुप कर यूरिको के साथ गाँव से भागने का सोच रहा है। इससे कीरी को याद आता है कि एपिसोड 1 में शुइची ने भी उसके साथ सेम प्लान बनाया था अपने पिता की मौत के बाद, मगर कीरी ने मना कर दिया ये कहकर के भागना इतना आसान नहीं। याजुनोरी उससे वादा करवाता है कि वो उसके भाग जाने वाला प्लान किसी को न बताए, मगर कीरी तुरंत शुइची की माँ को हॉस्पिटल मिलने जाती है और शुइची को उसके परिवार के बारे में सब बता देती है, मगर वो भागने वाला प्लान सीक्रेट ही रखती है। वो शुइची कैप्स पहनकर उसकी माँ को विजिट करते हैं सिंस उसे बालों में उजुमाकी दिखाई देता है जो उसका पैरानोया ट्रिगर करता है। शुइची कीरी को बताता है कि वो उजुमाकी कर्ज को बहुत अच्छे से सेंस कर सकता है और आजकल वो जब भी गरीबों की बस्ती से गुजरता है तो उसे वहाँ उजुमाकी कर्ज की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है।
है। वो कीरी को कुछ लोगों की तस्वीरें भी दिखाता है, ये बोलते हुए कि अगर उज़ुमाकी का कर्ज किसी को छू जाए तो वो उनका वजूद एकदम हिला देता है और वो अगले की अटेंशन लेने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। इन सब के बीच शुइची कीरी के बाल नोट करता है और उससे पूछता है कि एक ही दिन में उसके बाल इतने लंबे कैसे हो गए। ये बात कीरी के दिमाग में बैठ जाती है और वो घर जाकर इस बारे में बहुत गहराई से सोच विचार करना शुरू कर देती है। जब वो अगले दिन स्कूल पहुंचती है तो उसकी क्लास की लड़कियां उसके बालों में अचानक से कर्ल्स फॉर्म होते हुए देखती हैं। वो उससे पूछती भी है कि उसके तो स्ट्रेट बाल थे, ये घुंघराले कैसे हो गए। कीरी परेशान होकर अपने बालों को देखने के लिए वॉशरूम जाती है, जहाँ उसे एक कयोको नाम की लड़की उसके बालों को हेल्प करने के लिए ऑफर करती है। वो कीरी के बालों की चोटी बांध देती है क्योंकि वो बहुत तेजी से लंबे और घुंघराले होते जा रहे होते हैं। जब कीरी क्लास में लेक्चर अटेंड करने जाती है तो लेक्चर के बीच ही उसके बाल खुद बहुत चोटी को खोल देते हैं और बालों के एंड्स पर कर्ल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अचानक ही उनकी क्लास की खिड़की पर एक भयंकर चेहरा नजर आता है, जिसे देखकर सब बच्चे डर जाते हैं और चीखें मारना शुरू हो जाते हैं। जब वो गौर करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये उनका मोटा क्लास फेलो ही है, जो कि असलियत में उज़ुमाकी कर्ज की वजह से अब एक स्नेल बन चुका है। अब समझ लगती है कि उसकी कमर क्यों सूज रही थी, बिकॉज उज़ुमाकी कमर पर स्नेल की शेल वाला घर धीरे धीरे वजूद में आ रहा था। अब अचानक से उस स्नेल की आंखें उसके चेहरे से बाहर लटक कर एंटीनास बन जाते हैं टू इंडिकेट दैट देयर इज नॉट एन आउंस ऑफ ह्यूमैनिटी लेफ्ट इन हिम। यानी अब वो इंसान कहने के लायक नहीं रहा। इसके बाद कीरी अपने बालों की वजह से पैरानॉइड होकर पास ही के एक सैलून में जाती है और बाल कटवाने वाली औरत को बोलते हैं कि उसके सारे के सारे बाल काट दे, जो कि बहुत तेजी से मोटे मोटे कर्ल्स फॉर्म कर रहे हैं। जब औरत कैंची बालों के पास ही करती है तो कीरी के बालों में जान आ जाती है। वो उस औरत की बाजू को जकड़ लेते हैं और उसका नियरली कत्ल कर देते हैं, मगर उस औरत का शोहर और बच्चा आ जाता है उसे बचाने के लिए। अचानक से कीरी के बाल हवा में खड़े होकर हिलना शुरू हो जाते हैं। वो कीरी का गला जकड़कर उसको कत्ल करने की कोशिश करते हैं, जो कि सैलून वाली औरत का बच्चा नोट कर देता है। वो बताता है कि कीरी के बाल उससे थ्रेट फील कर रहे हैं कि वो कहीं उन्हें काट ना दे, इसलिए वो उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। जो ही कीरी अपने बालों को काटने का इरादा छोड़ती है तो उसके बाल उसे बख्श देते हैं। अब इसी हालत में कीरी अगले दिन स्कूल पहुंचती है। ईच फ्रेम के साथ साथ उसके बाल और भी भयंकर रूप धारण करते दिखाई देते हैं और उनमें उज़ुमाकी बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि स्कूल के लड़कों को हिप्नोटाइज करना शुरू कर देते हैं। दूर से ही कयोको ये सब देखती है और खौफ खाने के बजाय जलस होती है, ये सोचकर कि कीरी को बहुत ज्यादा अटेंशन मिल रही है। जेलिसी के वश में आकर कयोको ठान लेती है कि वो अपने बाल कीरी से भी ज्यादा भयंकर बनाएगी, जैसे कि बालों का ऐसा दिखना एक फैशन स्टेटमेंट हो। अब कीरी कैसे भी करके छुट्टी होने तक का इंतजार करती है। वो छुट्टी टाइम देखती है कि स्कूल वालों ने उस मोटे लड़के को ग्राउंड में एक बड़े से पिंजरे में कैद कर दिया है कि अब वो स्नेल बन चुका है। वो अब बात करने की भी काबिलियत तक खो चुका है। जब उसके माँ बाप को बुलाकर उसका केस बताया जाता है तो वो डर से कांप उठते हैं। कीरी उस स्नेल से रिलेट करना शुरू कर देती है, सिंस उज़ुमाकी ने उसके बालों को भी श्रापित कर दिया है। अब घर जाते समय यामागुची एक दफा फिर से उसे तंग करने के लिए आता है। वो उसे एक बॉक्स देता है एज अ गिफ्ट और उसे बोलता है कि इसको ओपन करो, मगर कीरी उसका गिफ्ट लेने से इनकार कर देती है क्योंकि उसके बालों की वजह से उसकी सारी एनर्जी डाउन हो चुकी है, क्योंकि उसके एकदम थिक बाल उसकी सारी एनर्जी को चूस रहे हैं। वो एकदम थकी हारी लग रही होती है। तो वहीं यामागुची भी कर्ज का शिकार बन जाता है और रोड पर चलती गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है, ये बोलते हुए कि वो कीरी के लिए अपना प्यार इस तरह से शो करेगा। शुइची की बात सच निकली, जो कि बता रहा था कि अगर उज़ुमाकी किसी को छू जाए तो वो अटेंशन लेने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। इसी वजह से अब यामागुची गाड़ी के नीचे कुचलने जाता है। जब कीरी उसकी कुचली हुई लाश गाड़ी के टायर में फंसी हुई देखती है तो वो खौफजदा होकर चीख मारती है। साथ ही उस लड़के का मैजिक बॉक्स खुलता है खुद ब खुद, रिवीलिंग दैट कि उसके अंदर स्प्रिंग पर लगा जोकर का मुंह था, यानी कि वो कीरी को फिर से प्रैंक करने वाला था। अगले दिन स्कूल में एक और बच्चा स्नेल बन जाता है और स्कूल की इमारत क्लाइंब करना शुरू हो जाता है। इस वजह से उसे पहले वाले स्नेल के साथ पिंजरे में कैद कर देते हैं, जहाँ वो दोनों आपस में फ्यूज होकर मीटिंग करना शुरू कर देते हैं। जब सब बच्चे ये देखने के लिए इकट्ठे होते हैं तो कयोको इस बात का फायदा उठाते हुए सामने आती है। अब उसके बाल भी कीरी की तरह उज़ुमाकी कर्ज का शिकार बन चुके होते हैं। वो फख्र महसूस करते हुए कीरी को लड़ाई का चैलेंज करती है और चीखते चिल्लाते हुए बोलती है कि अटेंशन की हकदार उनमें से कोई एक ही बन सकती है। कीरी एकदम थक चुकी होती है, इसलिए वो इस बारे में कुछ नहीं करती, मगर कयोको के बाल कीरी को चोक करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले कीरी मर जाए शुइची कैंची लेकर आता है और कयोको के बालों को काट कर अपनी महबूबा को बचाता है। ये काम उसी पर भारी पड़ जाता है क्योंकि कीरी के बाल उसे थ्रेट समझकर उसके पूरे शरीर को जकड़ लेते हैं। कीरी की जान और कमजोर पड़ने लग जाती है जब उसके बाल शुइची के शरीर पर ट्विस्ट होकर उसे जकड़ना शुरू कर देते हैं। तभी शुइची के हाथ उसकी कैंची लगती है, जिससे वो कीरी के बाल एकदम रूट्स तक काट देता है। कीरी के बाल बिल्कुल लड़कों जैसे हो जाते हैं और वो कर्ज का शिकार बनने से पहले ही बच जाती है। दूसरी तरफ कयोको एकदम होश खो देती है और मजीद अटेंशन पाने के लिए अपने बालों को बिजली के खंभे के साथ परो देती है ताकि वो और भी ज्यादा आसमान की तरफ बढ़ सके। अब शुइची कीरी को सहारा देते हुए वहाँ से भाग निकलता है। रास्ते में उन दोनों को कीरी के टीचर दिखाई देते हैं, जो कि कुछ अंडों को गौर से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। कीरी उनसे विनती करती है कि उनको मत खोड़िएगा, मगर वो बताते हैं कि ये अंडे उन स्टूडेंट्स ने दिए हैं जो कि अचानक से स्नेल्स बन गए थे। इवन तो वो दोनों लड़के थे, उन्होंने फिर भी संभोग किया और अंडे दिए, क्योंकि स्नेल्स के पास मेल और फीमेल दोनों के प्राइवेट पार्ट्स और एनाटॉमी होती है। अब उनका टीचर नहीं चाहता कि पूरे गांव में स्नेल्स ही स्नेल्स हो जाएं, इसलिए वो सारे अंडे पाँव मारकर फोड़ देता है। कीरी को एकदम से कजुनोरी की याद आती है और वो शुइची को लेकर ट्रेन स्टेशन पहुंचती है ताकि सब इकट्ठे भाग सके। अनफॉर्चुनेटली कजुनोरी और यूरी को स्टेशन पर आकर बताते हैं कि उनके घर वालों ने उन्हें भागते समय पकड़ लिया और अब वो लोग उनका पीछा कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, इसलिए शुइची सबको एक और रास्ते से लेकर भाग निकलता है। वो आखिरकार बीच पर पहुंचकर हिम्मत हार कर गिर जाते हैं। इससे पहले उनके माँ बाप उन्हें फिर से जुदा करे वो अपने आप को उज़ुमाकी कर्ज के हवाले कर देते हैं। दरअसल उज़ुमाकी उन जैसे ब्रोकन और डेस्परेट लोगों को सबसे पहले टारगेट करता है। इसी वजह से
अब वो दोनों अपने शरीरों को मोड़कर ट्विस्टर बना लेते हैं और एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल उन्हीं सांपों की तरह जो उन्होंने शुरुआत में देखे थे। अब वो एक अजीब ही क्रीचर बन जाते हैं जिसे माँ बाप जुदा नहीं कर पाते। क्रीचर अपनी इंसानियत को ठुकरा के रिंगता रिंगता समुद्र में चला जाता है एक नई जिंदगी बसर करने, जहाँ वो दोनों एक साथ तो होंगे एटलीस्ट जैसे भी होंगे अगर। अब इस वजह से कीरी लोगों के भागने का प्लान भी चौपट हो जाता है और वो शहर वापस चले जाते हैं। अगले दिन कीरी नोट करती है कि गाँव के काफी लोग अपनी दिशा भूलकर एक ही जगह उज़ुमाकी की तरह गोल गोल घूम रहे हैं और उन्हें इस बात का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा। जब कीरी स्कूल पहुंचती है तो सब बच्चे चौंक जाते हैं कि उनका टीचर भी एक स्नेल बन चुका है। अब ब्रेक टाइम कीरी बच्चों से सुनती है कि उनके गांव के लाइट हाउस की लाइट अचानक से किसी ने ऑन की, इवन तो वो सदियों से बंद पड़ा है। वो ये रूमर भी सुनती है कि लाइट हाउस की बीम जिस पर भी पड़ती है वो पागल हो जाता है। घर लौटते वक्त रास्ते में कीरी का भाई मित्सु उसे बीच पर चलने को बोलता है। वो सीधा बीच पर जा पहुंचती है जहाँ और भी गाँव के लोग इकट्ठे हुए होते हैं टू विटनेस अ शिपरेक जो कि लाइट हाउस की बीम के कॉन्टेक्ट में आया था। कुछ लोग बताते हैं कि शिप में क्रू मेंबर्स अचानक गोल गोल घूमना शुरू हो गए और पानी में कूद कर मर गए। वो मजीद बातें करते हैं कि कैसे सिटी हॉल ने 5 लोगों को लाइट हाउस चेक करने के लिए भेजा था मगर वो कभी लौटे ही नहीं। साथ ही कीरी देखती है कि मित्सु अपने दोस्तों के साथ लाइट हाउस चला गया है। वो उनके पीछे जाती है और उन्हें लाइट हाउस के स्टेयरकेस पर खड़े होकर आवाजें लगाती है। जब वो उसकी नहीं सुन तो वो सीढ़ियों पर उनका पीछा करती है। वो रियलाइज करती है कि सीढ़ियां भी एकदम उज़ुमाकी की तरह गोल हैं। और जब फाइनली बीम तक पहुंचती है तो वो सिटी हॉल के बंदों की जली हुई लाशें देखती है और जली हुई दीवारें जिन पर स्पाइरल्स बने होते हैं। मित्सु उसका ध्यान बीम के लेंस की तरफ लाता है जिस पर एक बहुत बड़ा और उभरा हुआ उज़ुमाकी फॉर्म हुआ होता है। ये सब देख ही कीरी को समझ लग जाती है कि उज़ुमाकी की वजह से लाइट बीम इतनी गर्म हो गई है कि वो जिस पर पड़ती है उसे जला देती है। वो मित्सु को और उसके दोस्त को लेकर भाग जाती है नीचे की तरफ क्योंकि उसे पता है कि सूरज जूं ही ढलेगा बीम अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। अफसोस के साथ वो बीम मित्सु के दोस्त को जला देती है जबकि कीरी और मित्सु सीढ़ियों से गिर जाते हैं। जैसे जैसे लाइट हाउस की बीम पूरे शहर पर पड़ती है पूरा शहर उज़ुमाकी के वश में आ जाता है और यही एपिसोड खत्म होता है। कुरोज़ो का डॉक्टर उज़ुमाकी श्राप के वश में आकर अपनी प्रेग्नेंट पेशेंट्स पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। वो उनके बच्चे उनकी गर्भ से निकालकर उनकी गर्भ को चीर कर वापस उनमें सिल देता है क्योंकि उसे लगता है कि बच्चों को हमेशा के लिए माँ की गर्भ में ही रहना चाहिए। तो कैसे हो आप सब, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 3 की शुरुआत कुरोज़ो के हॉस्पिटल से होती है जहाँ कीरी को एडमिट कर दिया गया है आफ्टर द इवेंट्स ऑफ एपिसोड 2। उसका बॉयफ्रेंड शुइची उसे कान के अंदर पाए जाने वाले एक ऑर्गन के बारे में बताता है जो कि हमें सुनने में मदद देता है। दूसरी तरफ शुइची उसी हॉस्पिटल में अपनी माँ को डॉक्टर से चेकअप करवाता है। शुइची की माँ डॉक्टर को बताती है कि वो अभी भी स्पाइरल शेप चीजों से बहुत डरती है मगर उसका स्पाइरल से रिलेटेड पैरानोया काफी कम हो चुका है। वो सिर्फ इसलिए ये सब बोलती है ताकि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर वापस जा सके मगर डॉक्टर बोलता है कि वो उसे साइकियाट्रिक हॉस्पिटल एडमिट करवाना चाहता है, यानी कि पागलखाने भर्ती करना चाहता है। शुइची की माँ घबरा जाती है मगर डॉक्टर उसे ये तसल्ली देता है कि सिर्फ लोगों ने स्टिग्मा बना लिया है कि पागलखाना एक बुरी चीज है जबकि ये एक नॉर्मल हॉस्पिटल की तरह दिमागी मरीजों को ट्रीट करता है। शुइची कीरी से बातें करते दिखाई देता है जैसे आप फिक्र लगी है अपने माँ के कानों की। वो टेंशन लेता है कि कहीं उसकी माँ अपने बालों और फिंगरप्रिंट्स के बाद अपने कानों को ना काट दे क्योंकि उसके अंदर हीयरिंग ऑर्गन स्पाइरल शेप का होता है। वो बस प्रार्थना करता है कि कहीं उसकी माँ को इसकी भिनक न लग जाए। बातें करते करते शुइची हॉस्पिटल की खिड़की के बाहर मच्छरों का झुंड देखता है। वो कीरी के साथ फैक्ट शेयर करता है कि मच्छर झुंड में तब ही घूमते हैं जब उनका मेटिंग सीजन चालू हो, लेकिन शुइची को चिढ़ चढ़ती है ये देखकर कि मच्छरों का झुंड भी अब स्पाइरल शेप में भिन-भिना रहा है, यानी कि मच्छर भी उज़ुमाकी कर्ज का शिकार बन गए हैं। अब जब कीरी शुइची को बाहर तक छोड़ने जाती है वो 2 पेशेंट्स की बातें सुनती है जिससे उसे मालूम पड़ता है कि हॉस्पिटल में रोज सैकड़ों के हिसाब से प्रेग्नेंट औरतें एडमिट हो रही हैं क्योंकि उन सब की तबीयत मच्छर के काटने से बहुत खराब हो रही है। साथ ही एक नर्स एक प्रेग्नेंट पेशेंट को कीरी के रूम के बाहर लाती है व्हीलचेयर में और कीरी से पूछती है कि क्या वो औरत तुम्हारे साथ रूम शेयर कर सकती है क्योंकि हॉस्पिटल का मैटरनिटी वार्ड प्रेग्नेंट औरतों से भर चुका है। कीरी फौरन से हाँ बोलती है मगर वो प्रेग्नेंट औरत को देखकर एकदम चौंक जाती है क्योंकि वो पेशेंट और कोई नहीं कीरी की कजिन कीको होती है। उसके चेहरे पर भी मच्छरों के काटने के निशान साफ साफ दिखाई देते हैं, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है प्रेग्नेंट औरतों के साथ। अब सोने से पहले कीरी कीको का सामान निकालकर हॉस्पिटल रूम की कैबिनेट्स में रख रही होती है। कीरी उसके सामान में पट्टियों से लपेटा हुआ एक हैवी ऑब्जेक्ट निकालती है। वो कंफ्यूज होकर कीको से पूछती है कि आखिरकार ये क्या है मगर कीको उसका जवाब नहीं देती और कीरी को रिक्वेस्ट करती है कि इस ऑब्जेक्ट को साइड पर रख दे। अब रात होते ही कीको की आंखें खुलती हैं जो कि एकदम सफेद हो चुकी होती हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कीको किसी और चीज के वश में आ चुकी है। दूसरी तरफ हमें कीरी के पिता दिखाई देते हैं जो कि पानी के तालाब में खामोशी से बैठे होते हैं। वो वहां से निकलकर मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर देते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ये बात जाहिर हो जाती है कि उन्होंने भी अपने आप को उज़ुमाकी कर्ज के हवाले कर दिया है। अगली सुबह हॉस्पिटल स्टाफ 3 पेशेंट्स की लाशें डिस्कवर करता है। वहाँ सब पेशेंट्स को पता चलता है कि जो 3 पेशेंट्स मरे हैं उनका शरीर छोटे छोटे घावों से भरा पड़ा है और उनका शरीर इस हद तक सफेद और फीका पड़ा हुआ है जैसे किसी ने स्ट्रॉ लगाकर उनके शरीर से सारा खून चूस लिया हो। कीरी भी ये न्यूज सुनती है और फौरन से कीको को इसके बारे में आगाह करने के लिए वापस अपने कमरे में जाती है। उसी वक्त शुइची भी कीरी को मिलने आता है। जब इस दफा वो मच्छर नोट करता है तो अपनी मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे निकालकर उस मच्छर पर छिड़कता है और उसे मार देता है अनॉय होकर। वो कीरी को बताता है कि उसने नई स्टडी की है जो बताती है कि फीमेल मॉस्किटोज जब अंडे देने वाली हो तो वो अपने अंडों को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए लोगों और जानवरों का खून चूसती हैं। इतने में ही रिपेलेंट का असर कीको पर होता है। उसका सांस फूल जाता है और वो खांसी करना चालू हो जाती है, जिससे नर्स एकदम गुस्से में आके शुइची को रूम से धक्के मारकर निकाल देती है। कीरी अचानक से खिड़की वगैरह खोलती है वेंटिलेशन के लिए और कीको से माफी मांगती है शुइची के बिहेवियर के लिए, मगर कीको अजीब सी शक्ल बनाकर कन्फेस करती है कि उसे मच्छरों से कोई मसला नहीं बल्कि उसे तो मच्छर पसंद है। अब जो ही रात में सब सोते हैं कीरी की आंख मच्छर के बिन बिनाने से खुल जाती है।
नींद के उड़ जाने से कीरी अपनी बैसाखियां उठाती है और बाहर टहलने के लिए निकल पड़ती है, मगर जो वो विटनेस करती है वो उसके क्या हमारे भयंकर से भयंकर ख्यालों में भी नहीं कभी सोचा होगा हमने। कीरी के सामने से सारी प्रेग्नेंट औरतें एक झुंड बनाकर गुजरती हैं, उन्हीं फीमेल मच्छरों की तरह जिनका जिक्र शुइची ने पहले किया था। उनके बाल बिखरे पड़े होते हैं और उनकी आंखें सफेद, जैसे कि हमने कीको की देखी थी, और उन सब के हाथों में मैनुअल ड्रिल होती है। कीरी चुपके से लंगड़ाते लंगड़ाते उनका पीछा करती है। वो आखिरकार एक प्राइवेट पेशेंट के कमरे के बाहर पहुंचती है, जहां से वो एक प्रेग्नेंट औरत को प्राइवेट पेशेंट के गले में ड्रिल से छेद करते हुए विटनेस करती है। इससे भी भयंकर बात यह है कि जब पेशेंट का खून बहने लगता है तो प्रेग्नेंट औरत उसे पीना शुरू कर देती है। कीरी खौफ के साथ गैस करती है, जिसकी आवाज उस औरत को आ जाती है। वो औरत अपनी ड्रिल के साथ कीरी पर हमला कर देती है। लकीली फॉर कीरी एक मेल नर्स वहां पर अचानक से आकर सवाल करता है कि आखिर क्या चल रहा है यहाँ। जब प्रेग्नेंट औरत उसकी तरफ देखती है तो उस मेल नर्स की फट के हाथ पे आ जाती है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर सब प्रेग्नेंट औरतें उस पर गैंग अप कर लेती हैं। एक औरत हवा में उज़ुमाकी का पैटर्न बनाकर उसे हिप्नोटाइज करती है। जब वो वश खो देता है तो सब औरतें अपनी ड्रिल से उसमें छेद करके उसका खून पीने लग जाती हैं। वो कीरी के बारे में भूल जाती हैं। जब वो वापस जा रही होती हैं सोने के लिए, उनकी नजर दोबारा से कीरी की तरफ पड़ती है। वो उसे धमकी देती हैं कि तुम्हें क्या लगा हमारी असलियत देख लेने के बाद हम तुम्हें जाने देंगे यहाँ से। वो अब कीरी के पीछे आती है, मगर वो अपने कमरे में जाकर दरवाजा ब्लॉक कर देती है और कीको से मदद मांगती है। कीरी का जमीन आसमान एक हो जाता है जब वो कीको को भी पोजेस हुआ हुआ देखती है, बाकी की प्रेग्नेंट औरतों की तरह। कीको भी अपनी ड्रिल निकालती है, जो कि कीरी ने शुरू में पट्टियों में बंधी हुई देखी थी। अब कीको आउट ऑफ कंट्रोल होकर कीरी को बोलती है कि उसे कीरी का खून पीना है। कीरी दोनों दिशाओं से फंस जाती है। इन दी एंड प्रेग्नेंट औरतें दरवाजे से अंदर आ जाती हैं, मगर कीरी के हाथ लकीली शुइची का फेंका हुआ मॉस्किटो रिपेलिंग स्प्रे कैन लग जाता है। वो उन औरतों पर स्प्रे छिड़कती है, जिससे वो सब चीखते चिल्लाते हुए भाग जाती हैं। इस हादसे से ये बात जाहिर होती है कि प्रेग्नेंट औरतों के अंदर फीमेल प्रेग्नेंट मॉस्किटोस हैं, जो कि लोगों का खून पीकर अपने अंडों को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही हैं। दूसरी तरफ शुइची की माता हॉस्पिटल में ही सोई हुई दिखाई देती हैं, सिंस डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं होने दिया था। अचानक से एक बहुत बड़ी और मोटी सेंटीपीड उनके कान में घुसने की कोशिश करती है, जिससे उनकी नींद खुल जाती है और वो डर से घबरा जाती है। सेंटीपीड अचानक से जमीन पर गिर जाती है और एकदम गोल गोल घूमकर एक स्पाइरल की शेप धारण कर लेती है। उस पर अचानक से शुइची के मरे हुए पिता का भयंकर चेहरा नजर आता है, जो कि शुइची की माँ को कहता है कि उसे भी उज़ुमाकी बन जाना चाहिए ताकि दोनों एक ही जगह इकट्ठे हो सके। जब शुइची की माँ चीखते चिल्लाते इस बात से इनकार करती है तो शुइची के पिता उसे उसके कान के अंदर स्पाइरल शेप्ड ऑर्गन का अवेयर कर देते हैं और कहते हैं कि वो उसके कान के अंदर घुसकर उसी की शेप में ढल जाना चाहते हैं। शुइची की माँ एकदम से पागलों की तरह चीखें मारती है ये सुनकर, यानी कि शुइची का डर एपिसोड के शुरू वाला सच साबित होने वाला है और उसकी माँ लाजमी अपने कान के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाली है। जब सुबह होती है तो मैटरनिटी वार्ड में सारी प्रेग्नेंट औरतें शांत और खुश दिखाई देती हैं, जैसे उन्हें पता ही ना हो कि उन्होंने रात को क्या किया है। कीरी अब हॉस्पिटल के डायरेक्टर को सब बताती है रात के हादसे के बारे में और ये भी कंफर्म करती है कि उनके पेशेंट्स का खून वही प्रेग्नेंट औरतें पी रही हैं जो रात को डायन बन जाती हैं। डायरेक्टर को उसकी बात का यकीन दूर दूर तक नहीं आता और वो समझता है कि कीरी को सिर्फ भयंकर सपने आ रहे हैं जिनको वो सच मान रही है। नाउ बैक टू शुइचीज मदर साइड, जो कि शुइची से पूछती है कि क्या उनके कान में भी स्पाइरल शेप का कोई ऑर्गन है। शुइची घबरा जाता है और हिचकिचाता है, वो झूठ बोलता है। उसकी माँ को उसका यकीन नहीं आता, लिहाजा वो डॉक्टर के रूम में लंगड़ाते हुए जाती है टू चेक हर हेल्थ चार्ट, जिसमें उसके बॉडी के सारे पार्ट्स एग्जामिन किए थे डॉक्टर ने। जब वो डॉक्टर के ऑफिस में जाती है तो देखती है कि उसका पूरा चार्ट ही गायब है। वो डॉक्टर से पूछती है उसके कान के स्पाइरल के बारे में, तो डॉक्टर फट से झूठ बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही वो नर्स को बुलाता है व्हील चेयर के साथ, जो उसे उसके कमरे में वापस ले जाती है, क्योंकि उसने अपने पाँव के नीचे की स्किन भी काट रखी हुई है जस्ट लाइक हर फिंगरप्रिंट्स एंड हेयर, तो उसे ज्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जा सकता। अब उसकी एब्सेंस में डॉक्टर शुइची को बताता है कि उसकी माँ के हालात ठीक नहीं लग रहे हैं और उसे उसकी माँ को किसी स्पेशलिस्ट से चेक करवाना होगा। अब जल्दी उज़ुमाकी कर्ज एक दफा फिर से शुइची की माँ पर अटैक करता है, क्योंकि वो बाकी सिटीजन्स की तरह अपने आप को उसके हवाले नहीं कर रही और उससे भाग रही है। इस दफा उनकी आईवी ड्रिप के अंदर स्पाइरल बनता है, जिसमें फिर से शुइची के मरे हुए पिता हाजिर होते हैं। वो उसे उसके कान के अंदर वाले उज़ुमाकी का सावधान करते हैं और ड्रिप के थ्रू उसके शरीर में घुसने की कोशिश करते हैं। लिहाजा शुइची की माँ ड्रिप की सिरिंज अपनी बाजू से खींच कर निकालती है और जमीन पर फेंक देती है। ड्रिप का पाइप भी उज़ुमाकी की तरह गोल गोल हो जाता है और शुइची की माँ एकदम पागल हो जाती है। वो फाइनली कैंची लेती है और उसे अपने कान के अंदर घुसाती है, जिसके बाद उसकी चीखें शुइची और डॉक्टर दोनों सुनते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शुइची के माँ के पूरे चेहरे पर डॉक्टर ने पट्टियां बांध दी हैं ताकि वो अपने आप को मजीद हर्ट न कर सके। अगली सुबह कीरी के पिता देखने को मिलते हैं, जो अब पूरी तरह से उज़ुमाकी कर्ज के वश में आ गए हैं। शुइची अपने पिता की कब्र विजिट करके कीरी के पास हॉस्पिटल दोबारा जाता है। कीरी को हॉस्पिटल से खाना मिलता है जो उससे खाया नहीं जाता। वो बोलते हैं कि खाने में मशरूम्स बहुत ही अजीब स्वाद के हैं। शुइची जब देखता है तो उन मशरूम्स पर छोटे छोटे उज़ुमाकी देखता है, जिसकी वजह से वो कीरी को लेकर स्टाफ से बात करने जाता है। रास्ते में कीरी प्रेग्नेंट औरतों को देखती है जो कि नर्सों से बातें कर रही होती हैं अबाउट हाउ डिलीशियस द न्यू मशरूम्स आर। कीरी और शुइची मैटरनिटी वार्ड के साथ अटैच नर्सरी में जानते हैं, जहां प्रेग्नेंट औरतों के बच्चे फाइनली पैदा हो गए हैं। कीरी और शुइची नोट करते हैं कि वो बच्चे एडल्ट्स की तरह बातें कर रहे हैं अपनी माँ के पेट में वापस जाने की। अचानक से उनके पेट से अजीब सी चीजें बाहर निकलती हैं, जो कि उज़ुमाकी वाले मशरूम्स की तरह लगती हैं, जिसका एक टुकड़ा कीरी ने सुबह खाया था खाने में। एकदम से कीको की चीखों की आवाज आती है डिलीवरी रूम से। सो कीरी एंड शुइची वहीं पर चले जाते हैं। वहाँ एक और ही डार्क सीक्रेट रिवील होता है। पूरा कमरा फंगस और मशरूम से भरा पड़ा होता है और उन मशरूम्स पर अनगिनत उज़ुमाकी स्पाइरल्स बने हुए दिखाई देते हैं। ये इस चीज का अंदेशा देती है कि कर्ज हॉस्पिटल में पूरी तरह फैल चुका है और उसकी जड़ें अब यहाँ स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। साथ ही कीरी डॉक्टर को कन्फ्रंट करती है कि आखिर क्या चल रहा है। डॉक्टर उसे बताता है कि वो बच्चों को डिलीवर करते हुए उनकी अम्बिलिकल कोड बार बार काट रहा था, जो कि उन्हें उनकी माँ के साथ कनेक्ट करती है, मगर वो बच्चे अपने कोड दोबारा ग्रो कर लेते हैं, जिसके अगले हिस्से पर वो अपनी माँ की प्लेसेंटा से उज़ुमाकी शेप का
मशरूम ग्रो करते हैं। कीरी को फाइनली समझ आती है कि सारा हॉस्पिटल यही मशरूम्स खा रहा है, यानी प्रेग्नेंट औरतों का प्लेसेंटा। कीको को अचानक से होश आ जाता है, जिसका पेट काटकर डॉक्टर ने उसका बच्चा उसके अंदर वापस डाल दिया होता है। वो एकदम से खून की प्यासी डायन बन जाती है और अपनी जुबान का एक शार्प ट्विस्टर बनाकर डॉक्टर पर हमला कर देती है। वो उसके नेक में अपनी जुबान से छेद करके उसका खून पीने लगती है, जिसे देखकर कीरी और शुइची वहां से भाग निकलते हैं। कीको डॉक्टर का खून पीने के बाद बाहर निकलती है और देखती है कि और पेशेंट भी अब मशरूम खाना शुरू हो गए हैं। कीरी खुद ही वहां से डिस्चार्ज होने का ठान लेती है। उसकी माँ और उसका भाई उसे पिक करने आते हैं। कीरी की माँ शुइची को रात के डिनर पर इनवाइट करती है, ये बोलकर कि वो लोग कीरी को वेलकम बैक की पार्टी दे रहे हैं। शुइची घबरा जाता है इनविटेशन का सुनकर, क्योंकि उसे मालूम है कि उनके घर के पास के तालाब उजुमाकी कर्ज का मेन सोर्स है। वो फिर भी कीरी के लिए उसकी पार्टी में आता है। शुरुआत में सब नॉर्मल दिखता है। कीरी की माँ ने बहुत अच्छा खाना पकाया होता है। एकदम से शुइची की नजर उसकी प्लेट पर पड़ती है जिस पर उजुमाकी बना होता है। वो एकदम डर के मारे उसे टेबल पर फेंक के वहां से उठ जाता है। तो हमें पता चलता है कि ये प्लेट कीरी के पिता ने बनाई है। कीरी के पिता शुइची के पिता की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि मैं रिलेट कर सकता हूँ उसके पिता से, क्योंकि उजुमाकी अपने आप में ही एक आर्ट है। किचन में बर्तन साफ करते हुए कीरी को उसके भाई से मालूम पड़ता है कि उसके पिता बर्तनों की जगह कुछ अजीब चीजें बना रहे हैं। जब कीरी उन्हें चेक करने जाती है तो वो मिट्टी के शेपलेस ढेर में शुइची के पेरेंट्स का चेहरा देखती है, जिनसे वो डर जाती है। वो अपने पिता से उनका हाल पूछने जाती है और देखती है कि वो आग की भट्टी के अंदर कूदने का सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई भट्टी के अंदर से पुकार रहा है। शुइची ये सब सुन लेता है और ईंट मारकर भट्टी की फ्रंट वाली दीवार को तोड़ देता है कीरी के पिता को श्राप से बचाने के लिए, मगर भट्टी से बहुत सारे गोस्ट फ्री हो जाते हैं। ये गोस्ट उन सब सिटीजन्स के हैं जो उजुमाकी कर्ज की वजह से मारे गए। इस हिसाब से कीरी के पूरे घर को आग लग जाती है। वो फायर डिपार्टमेंट को कॉल करते हैं, मगर तूफानी बारिश अचानक से सारी आग बुझा देती है। उनकी एक सीलिंग में छेद होता है, तो कीरी के पिता छत पर चढ़कर उस पर एक वुडन बोर्ड कील से ठोक रहे होते हैं। कीरी उन्हें अंदर आने का बोलती है, जिसके दौरान उसकी नजर आसमान पर पड़ती है। वो देखती है कि आसमान में उजुमाकी शेप का एक ह्यूज पोर्टल खुल गया है, जिससे बारिश नीचे पड़ रही है, यानी बारिश भी उजुमाकी कर्ज का हिस्सा है। वो सब लोग घर के अंदर घुस जाते हैं और फौरन टीवी पर न्यूज देखते हैं, जिससे उन्हें मालूम पड़ता है कि तूफान और बारिश सिर्फ कुरूजो चो में है और जापान की मीटियोलॉजिकल एजेंसी इस रहस्य को स्टडी और सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। कीरी को बार बार ऐसा महसूस होता है कि कोई धीमी आवाज में उसका नाम पुकार रहा है, मगर वो इस चीज को इग्नोर करती है। उतने में ही शुइची वापस आता है और कीरी को उसके घर से भगा ले जाता है। वो रास्ते में कीरी को बताता है कि जो पोर्टल बादलों में खुला हुआ है वो तूफान की आंख है, जो कीरी से ऑब्सेस्ड है और उसे अपने अंदर खींचना चाहती है। ये बात तूफान की आंख सुन लेती है और उनके आसपास की इमारतों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। एक पॉइंट पर आकर एक इमारत कीरी के ऊपर गिरती है और वो फंस जाती है। एक रैंडम लड़की शुइची की मदद करने आती है कीरी को खींचने के लिए, मगर तूफान की आंख उसे निगल लेती है और कुछ समय बाद उसे मारकर जमीन पर वापस फेंक देती है। अब शुइची कीरी को खींचकर बाहर निकालता है और उसके साथ ब्रिज के नीचे छुपता है ताकि तूफान उन्हें देख ना सके। वो पास ही के गटर का ढक्कन खुला देखता है, इसलिए वो कीरी को लेकर उसके अंदर चला जाता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, मगर गटर का पानी एक बहुत ही बड़ा टॉर्नेडो बनाता है, जो कि कीरी और शुइची को तूफान की आंख के हवाले करता है। अब टॉर्नेडो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, जिसके बाद वो गायब हो जाता है। वंस द स्टॉर्म सेटल्स, कीरी के पेरेंट्स कीरी और शुइची को तालाब के पास बेहोशी की हालत में डिस्कवर करते हैं और एक झोंपड़ी जैसे घर में पनाह लेते हैं उनके साथ और सोचते हैं कि आखिर ये तूफान में डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हुआ। अब मित्सू डर के बोलता है कि बाजू वाले घर में एक मॉन्स्टर रहता है। सब बच्चों को पता है उसका, क्योंकि वो मॉन्स्टर रात को मोहल्ले के कुत्ते खाता है। साथ ही उनके दरवाजे पर उनका पड़ोसी दस्तक देता है। कीरी की माँ जब दरवाजा खोलती है तो वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि अपने साथ वाले यूनिट में औरत और उसके बच्चे पर नजर रखें, सिंस वो तकलीफ में है और बहुत रोते हैं। वो बताता है कि उनके बेटे को अजीब बीमारी है, जिसकी वजह से बच्चों ने उसे मॉन्स्टर कहना शुरू कर दिया था। कीरी के माता पिता अपने आप को बचाने के लिए उन्हें इग्नोर करने का सोचते हैं, मगर जब रात को औरत के रोने की आवाजें बढ़ती हैं तो कीरी से रहा नहीं जाता। वो भागकर औरत को देखने जाती है। कीरी भी उसके पीछे ही जाता है। औरत उन्हें बताती है कि उसका बेटा मर गया है। कीरी उसकी लाश देखती है और एम्बुलेंस बुलाती है। उनका पड़ोसी अब एकदम अजीब नजरों से कीरी को देखता है और उससे पूछता है कि लाश कैसी दिखती थी। कीरी इसे इग्नोर करते हुए मित्सू को लेकर वापस झोंपड़ी में आ जाती है। उसका पड़ोसी साथ वाले यूनिट में घुसकर एक सुराख से कीरी को घूरता है और अपने से ही बातें करता है कि वो कितनी खूबसूरत है। व्हाट अ परवर्ट। अचानक से उजुमाकी कर्ज उस पर हमला कर देता है। उसके हाथों पर स्पाइरल शेप के टेंटिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। रात में कीरी लोग देखते हैं कि अजीब से टेंटिकल्स उनकी दीवार को पेनिट्रेट करके बाहर आ रहे हैं। वो टेंटिकल्स अचानक से दीवार तोड़ते हैं, रिवीलिंग दैट उनका पड़ोसी उन टेंटिकल्स से भरा हुआ है और उसने ही दीवार तोड़ी है। उसका चेहरा और सारा शरीर उन टेंटिकल से भरा होता है, जो कि हर मिनट के साथ साइज में बड़े हो रहे होते हैं। वो कीरी पर हमला करता है, मगर तूफान की वजह से एक उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट उसको खंजर की तरह खुप जाता है और उसे मार देता है। शुइची और कीरी की फैमिली उसे बचाने के लिए बाहर आते हैं। अचानक से कीरी की नजर यामागुची पर पड़ती है, जो कि पिछले एपिसोड में गाड़ी के नीचे आकर कुचलने गया था। वो फिर से उजुमाकी कर्ज की वजह से जिंदा हो गया है। उसका शरीर नीचे से टूट जाता है और एक स्प्रिंग उसके ऊपरले धड़ के नीचे फिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से वो उठता उठता कीरी के पास आने लगता है। उसके इस भयंकर रूप से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके हालात उसी जोकर की तरह हो गए हैं, जो उसने स्प्रिंग पर लगाकर डब्बे में कंप्रेस किया हुआ था, ताकि जब कीरी उस बॉक्स को खोले तो वो उस उठते हुए जोकर से डर सके। इससे पहले वो कीरी पर हमला करे, उसका स्प्रिंग खुद ब खुद उसके धड़ से निकल जाता है और वो मर जाता है। और इसी के साथ उजुमाकी का एपिसोड 3 खत्म होता है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।